नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब के बारे में डिस्कस कर दिया था। आज के सेशन में हम जब हमारी कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है उसमें कितने टाइप के फोर्सेस आते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे होता है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। शांति से आप 30 से 35 मिनट सुनिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन चालू करते हैं। अब देखो क्या है फोर्सेस इन प्योर रोलिंग। सबसे पहले समझते हैं, आपको पता होगा ना, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि प्योर रोलिंग होती क्या है, उसका एक्सेलरेशन कैसे आता था, वेलोसिटी कैसे, तो एक बार जाके वो सारा सेशन देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा उसके रिलेटेड ही है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है। ठीक, एक बॉडी है जिसका मास m है और इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं इसका रेडियस है r, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, इस सेंटर C के अबाउट कितना है, I। यहां तक बताओ, कोई भी डाउट हो तो बताओ। ये हमारा ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक, कलर चेंज कर देते हैं, ग्राउंड वाला जो है ये हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म या ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स F लगा देते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब इस पे एक फोर्स F लगा देते हैं। अब क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा वो बता दो, वेलोसिटी, लीनियर, एंगुलर, या आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतने टाइप के पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो एक एक करके सारा समझेंगे। समझ में आया ना। कोई एक बॉडी थी जिसका रेडियस r था, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था सेंटर के अबाउट, एक ग्राउंड पर रखा हुआ था, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक फोर्स F लगाया गया। अब चलो इसको एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, जब इस पे फोर्स F लगाएं तो न्यूटन का लॉ क्या करता था, जैसे ही फोर्स लगाया जाएगा ये बॉडी मूव करेगी, किस एक्सेलरेशन से जाएगी, ए एक्सेलरेशन से उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये हमारा किसके कारण आया, F इक्वल टू एम एच, जो हमने न्यूटन लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्या होगा, फिर से देखते हैं। अगर इसका रेडियस r है तो इस सेंटर के अबाउट फोर्स इंटू r रेडियस, ये मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक टॉर्क बनाएगा। और जब टॉर्क यहाँ पे बनेगा तो ये क्या करेगा, आपका इस पॉइंट को अबाउट, जो ये हमारी पूरी डिस्क है, रोल करेगी किस एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। समझ में आया कि नहीं, फोर्स के कारण ए और अल्फा कैसे आया। और जहां पे कांटेक्ट कर रहा है मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। अब चलो इसको और आगे एनालिसिस करते हैं। अब आप बताइए ध्यान से पे हमारा कैसे कैसे एक्सेलरेशन ट्रांसफर होंगे। एक एक्सेलरेशन हमारा ए होगा जो एज इट ट्रांसलेशन में हो तो एज इट ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, कितना ए, जिस डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप बताओ इस पॉइंट के अबाउट, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर। अगर इसका रेडियस r है तो लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण क्या आता था फार्मूला, ए रोटेशनल के कारण जो आपका आता था, कितना आता था, आर अल्फा। समझ में आया कि नहीं। और आर को हमने क्या लिया है, कैपिटल, तो उसको कैपिटल से लिखते हैं। अब देखो इस पॉइंट पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक ए लग रहा है, एक आर अल्फा लग रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं क्या हो रहा है। देखो लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। चलो यहाँ पे जो हो रहा है, टार्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ड्यू टू फोर्स एफ, फोर्स एफ के कारण क्या होगा, हमारा एक टार्क आएगा, फोर्स इंटू रेडियस, टार्क इज प्रोड्यूस। अब जब टार्क बनेगा इसके अबाउट क्या करेगा, बॉडी को इधर ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, टार्क इज प्रोड्यूस एंड बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग। किसके अबाउट रोल कर रही है, सेंटर के अबाउट, स्टार्ट्स रोलिंग अबाउट सी।
किस एक्सेलरेशन से जा रही है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से मोशन कर रही है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो फार्मूला लिख देते हैं। टार्क इक्वल टू क्या है? आर इंटू एफ। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। और टार्क इक्वल टू मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, क्या होता था? टार्क इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे जब हम दोनों को इक्वल करेंगे, आर एफ इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा कि नहीं? आराम से आ जाएगा। एग्जाम में देखो ऐसे ही यही 3-4 रिलेशंस हैं। बाकी हम लोगों ने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन वो सब पढ़े थे, उन्हीं का यूज करके सारा क्वेश्चन आराम से कर देंगे। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलिए। कैसे टार्क जनरेट हो रहा है, बॉडी कैसे घूम रही है, इसको अच्छे से समझ लेना। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो चलो अब इसको और डिराइव करते हैं। भी इक्वल टू आर ओमेगा को भी यहाँ पे दिखा देते हैं। ए इक्वल टू आर अल्फा। अब देखो अगर बॉडी हमारा किस केस में है? बॉडी हमारा प्योर रोलिंग के केस में है। अगर ये प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मूव नहीं करना चाहिए। उसके बीच कोई भी, दोनों सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हमारा जो पॉइंट भी है उसकी वेलोसिटी भी जीरो आएगी और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। एक तो क्राइटेरिया हो गया ए इक्वल टू आर अल्फा। दूसरा क्या होता था? भी इक्वल टू आर ओमेगा। और एक किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या जिस प्लेटफॉर्म पे वो रखे हुए हैं। तो चलो इसको डिराइव भी कर देते हैं। एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये लीनियर एक्सेलरेशन है। आर इंटू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। dt से dt चला जाएगा, इधर बचेगा आपका आर डी ओमेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से ओमेगा, और ये जीरो से स्पीड होके भी हो जा रही है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे, आप सभी को आता होगा इंटीग्रेशन, डी भी का भी हो जाएगा। लिमिट रखेंगे भी इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रेडियस फिक्स है, डी ओमेगा का ओमेगा होगा। और लिमिट रखेंगे तो भी इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। ये क्या कंडीशन था? एक ए और ए इक्वल टू आर अल्फा। ये किसका कंडीशन था? प्योर रोलिंग का। लेकिन कब? जब हमारा प्लेटफॉर्म रेस्ट में हो, प्योर रोलिंग। कब था? वेन प्लेटफॉर्म इज, प्लेटफॉर्म या जिस भी ग्राउंड पे रखा हुआ है, वेन प्लेटफॉर्म इज रेस्ट। अगर वो मूव कर रहा है तो उसका अलग आएगा। वो भी मैंने पिछले सेशन में आपको डिराइव करके दिखाया हुआ था। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब चलो ध्यान से आप समझिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन हो रहा है, कितने टाइप की पॉसिबिलिटी पॉसिबल हैं? एक तो या तो ए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इसको आगे की तरफ खींच ले जाएगी, या आर अल्फा की ज़्यादा रहेगी तो इसको पीछे की तरफ खींच लाएगी। तीसरा क्या होगा? ए और आर अल्फा दोनों बराबर होंगे तो हमारा केवल ट्रांसलेशन ही कर रहा होगा, यहाँ पे घूमेगा नहीं। यहाँ तक बताओ अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों केस जो बनेंगे उसको मैं आगे स्लाइड पे डिस्कस करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। जो हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लोअर मोस्ट पॉइंट, जो हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या प्लेटफॉर्म, यहाँ हमने ग्राउंड दिया है तो इसलिए ग्राउंड लिख रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहेगी तो वहां भी इज जीरो। अब चलो हमारे तीन केस बनेंगे। या तो एक्सेलरेशन p का जीरो होगा, या हमारा p पे a ज़्यादा होगा, आर अल्फा कम होगा, या आर अल्फा ज़्यादा होगा और a कम होगा। एक एक करके समझते हैं। पहला लेते हैं, हमारा जो एक्सेलरेशन p है वहाँ पे कितना है? ए पी की वैल्यू जीरो है। अब एक किसके रेस्पेक्ट में जीरो है एक्सेलरेशन p? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ जब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन आएगा? अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलो लिखते हैं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारा होने वाला है फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो बोलो। ध्यान से समझना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो आर अल्फा है, आर अल्फा इसकी वैल्यू ज्यादा है और एक कम है। तो जब हमारा आर अल्फा ज्यादा है ए से,
तो यहाँ पे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आर अल्फा ए से ज़्यादा है तो ये बॉडी को पीछे लेके जाएगा। अगर ये बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? फ्रिक्शन फोर्स हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वो किसको सपोर्ट करेगा? यहाँ पे वो लीनियर मोशन को सपोर्ट करेगा। अगर आर अल्फा हमारा ए से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? पॉइंट पी लिख देते हैं, पॉइंट पी ट्राई टू गो बैकवर्ड। अगर ये हमारा पीछे जाने की कोशिश करेगा तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन भी मिलके एक टार्क बनाएगा, वो आगे क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे जितने फोर्स लगे फोर्स इनटू रेडियस करके हम आसानी से निकाल लेंगे। फ्रिक्शन एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या करेगा? ये यहाँ पे हमारा देखो जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, सपोर्ट लीनियर वेलोसिटी। ये एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, सपोर्ट लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलो तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? मान लेता हूं कि अब हमारा ए की वैल्यू ज्यादा है और आर अल्फा की कम है। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है आर अल्फा से तो बॉडी किधर जाएगा? आगे की तरफ। और आर अल्फा उसका अपोज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉडी आगे जाएगी। फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की तरफ। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स मिलके टॉर्क बनाएगा वो किसका सपोर्ट करेगा? देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अल्फा का। समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो लिखा हूं सपोर्ट लीनियर वेलोसिटी। अब अगला केस लेते हैं, ए ग्रेटर देन आर अल्फा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? पी ट्राई टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन। पी ट्राई टू गो, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इतना टाइम दे के एक एक चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप एक बार ये समझ गए, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप देखो, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना, सारा क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। अब जब हमारा पी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन हमारा किधर एक्ट करेगा? जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हमारा फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहा है? देखो एंगुलर जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वो एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट एंगुलर वेलोसिटी। आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। देखो जब आप कैलकुलेशन करोगे वहां कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन मान लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका निगेटिव आ गया, मतलब जो डायरेक्शन आपने फ्रिक्शन में माना था वो गलत माना था, उसके जस्ट अपोजिट कर देना, और कुछ भी नहीं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हमारा ये फ्रिक्शन तो मैं कब से कर रहा हूँ, समझ में आ गया है, लेकिन ये फ्रिक्शन लग कौन सा रहा है? फ्रिक्शन भी तो दो टाइप का था, एक स्टैटिक था और एक काइनेटिक था। काइनेटिक तब होता था जब बॉडी हमारा रोल करना शुरू होती थी। यहाँ पे देखो जस्ट रोल करने वाली है, न कि रोल हुई है। तो जो हमारा फ्रिक्शन को सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है। और जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो भी एक कैसा है फ्रिक्शन, हमारा क्या होता था? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है, पूरा ग्राफ के साथ मैंने फ्रिक्शन चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जाके वो लेक्चर देखिए, पूरा प्लेलिस्ट है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आई होप अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा फॉर प्योर रोलिंग, यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, आखिर वो होना कितना चाहिए? फॉर प्योर रोलिंग हमारा फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट होती है ना, जो स्टैटिक की होती है, वो या तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन से ज़्यादा होगा, या उसके सॉरी, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर। उससे ज़्यादा हमारा नहीं हो सकता। फॉर प्योर रोलिंग का फ्रिक्शन फोर्स अगर कभी आपसे कंडीशन पूछ लिया जाए तो ये लगा देना। अब यहाँ पर मैं एक नोट करके आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो वो हमारा क्या करेगा? फॉर कैलकुलेशन टेक फ्रिक्शन इन एनी डायरेक्शन। फॉर कैलकुलेशन
जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे, फॉर कैलकुलेशन फ्रिक्शन टेक इन एनी डायरेक्शन, फ्रिक्शन टेक इन एनी डायरेक्शन। अगर आपका निगेटिव आ गया तो मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो गलत मानी थी, उसको चेंज कर देना, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि जो हम लोग सीखे उसको कैसे यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप देखना। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसके हैं, फार प्योर रोलिंग के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ देखो मैंने शुरू में ही लिखा है, सारा हमारा जब प्योर रोलिंग हो रहा होगा तभी अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक हमारा रिंग है, क्वेश्चन को समझिए, ये एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ है, मैं जस्ट इसका एक कॉमन लूंगा ताकि कुछ भी पूछे आप उसमें वैल्यू रख के निकाल सको। एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। अगर ये दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप निकाल ही सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स F लगा के खींचा जा रहा है। ठीक, और ये क्या हो रहा है, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जैसे ही दिखे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एक किसका केस है, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये हमारा किसका केस है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये है हमारा प्योर रोलिंग का केस। तो आपसे पूछ रहा है फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स F, लीनियर एक्सेलरेशन A एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आपसे ये तीनों वैल्यू पूछी जा रही, समझ में आया कि नहीं। एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, इस पे एक फोर्स जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया जा रहा है, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग का केस है। आपसे पूछ रहा है इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, लीनियर एक्सेलरेशन कितना आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं। तो चलो हम अपने कॉन्सेप्ट से चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी देखो ये हमारा मान लेते हैं ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स F लग रहा है। अब F के कारण क्या क्या आएगा, इस सेंटर के अबाउट देखते हैं। जब F हमारा जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा, आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लीनियर एक्सेलरेशन A आएगा। और यहाँ पे देखो अगर इसका रेडियस r है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मिलके हमारा क्या बनाएगा, एक टार्क बनाएगा, जिसके कारण हमारा बॉडी इस डायरेक्शन में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमने की कोशिश करेगा। पहले बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बताना, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का जस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब चलो, अब जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, अगर ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है वो तो एज इट ट्रांसफर हो जाएगा, और रोलिंग एक्सेलरेशन कितना आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ए के कारण जब लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, आर अल्फा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मान लेते हैं कि जो इस पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा कलर ने यूज नहीं किए हैं, ब्लू ले लेते हैं, नहीं ब्लू तो हो गया है, चलो डार्क ले लेते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू, हमें कुछ नहीं पता फ्रिक्शन फॉरवर्ड करेगा या बैकवर्ड। मैं जस्ट दे देता हूं कि फॉरवर्ड एक्ट करेगा। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया था वो सही है, अगर निगेटिव आएगा मतलब वो बैकवर्ड में काम करेगा। तो हम मान लेते हैं जो हमारा फ्रिक्शन आ रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ लग रहा है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है बताओ। अगर आपने इतना सही से कर दिया तो सारा काम आपका हो गया है। जस्ट बेसिक सा इक्वेशन लगाना है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो चलो अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा जैसे ही फोर्स लगा एक ट्रांसलेशन आएगा, तो फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से क्या हमारा होगा, फॉर ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन आप भूल जाओ कि रोलिंग इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो क्या आता था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन ए, यही आता था। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो आपका जो एफ फोर्स लग रहा है, और इसके कारण आपका कितना लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स एफ। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए। देखो एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बताना।
ताकि आपको एक दो क्वेश्चन करो आइडिया आ जाए, इसके बाद आप PYQ प्रैक्टिस करोगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो फार रोटेशन के कारण देखते हैं। ये तो ट्रांसलेशन से मिल गया, अब फार रोटेशन। अब भूल जाओ कि फोर्स लीनियर दे रहा है, वो ना जी रोटेशनल मोशन है। अगर ये रोटेशन मोशन है तो टार्क इक्वल टू क्या होता था? अगर हमारा ये रोटेशन मोशन है तो टार्क इक्वल टू क्या होता था? आई अल्फा। और टार्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो अब आप बताओ इस फोर्स के कारण टार्क कैसा बनाएगा? इस फोर्स के इधर भी रेडियस आर है सेंटर पे, इस फोर्स एफ के कारण हमारा क्लॉकवाइज, देखो आप कभी भी रट्टा मत मारना कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। कोई भी डायरेक्शन लेना, एक को पॉजिटिव मान लेना, एक को नेगेटिव, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं मान लेता हूं इधर मैं पॉजिटिव लूंगा और अगर इधर घूमेगा तो हम मैं निगेटिव लूंगा। ठीक, आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, इसका बिल्कुल मत रट्टा मारना। बस जो जिस डायरेक्शन में ले रहे हो दूसरा उसके अपोजिट। तो यहाँ पे देखो टार्क इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। टार्क की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस, अब यहाँ पे एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स आया है, इसके कारण भी आएगा एक टार्क इस डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और ए वाला फोर्स नीचे, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एफ इंटू आर। अब ये क्या है हमारा? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आप लोगों को बताया हुआ हूं, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इन तीनों में से एक आर से कैंसिल हो जाएगा, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम आर अल्फा। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एल्गोरिदम आप सीखिए, एक बार सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एग्जाम में आप आसानी से कर लोगे। अब तो दो इक्वेशन हम इजीली कर दिए, लेकिन हमारे पास अननोन कितने हैं? फोर्स ए, फ्रिक्शन फोर्स एफ, लीनियर एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो हमारे पास तो दो ही इक्वेशन आई है, अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए। अब उसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, अगर ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसीलिए ये दिया हुआ है। मतलब पी पॉइंट अगर हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, इफ, देखो एकदम डिटेल में एक दो क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो। एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे ना, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप आसानी से कर लोगे। इफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अब कुछ नहीं यार, जस्ट कैलकुलेशन करके उनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। तो अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? ए पी इक्वल टू जीरो, और ए पी इक्वल टू हमारा जीरो होगा तो ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा? आर अल्फा। ए निकल के आया कि नहीं? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, तीन अननोन है, आराम से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम आराम से। अब चलो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एक की पुट करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से हमारा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? ए बाई आर, यही आएगा ना? यहाँ देखता हूँ, पुट अल्फा इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है? एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू कितना आया है? एम आर स्क्वायर, आर आर से तो कैंसिल हो गया था, कितना था? एम आर कहाँ है? एम आर अल्फा। तो चलो एम आर अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? ए बाई आर। यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ए निकल के आया एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं? अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, अब जब आप एक और दो को ऐड करोगे, पूरा लिखूं? चलो पूरा ही लिख देता हूं, एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, 2f इक्वल टू निकल के आएगा एम ए, 2ma, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल टू निकल के आया हमारा एम ए। हमसे लीनियर एक्सेलरेशन ए पूछा था, जिसकी वैल्यू निकल के आ गई है f बाई एम। एक आंसर हमारा निकल के आ गया जो अननोन था। ठीक, अब जैसे ही एक आया, अब ए की वैल्यू आप किसी में भी रखो, या तो 1 में रखो, 2 में या 3 में, आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो चलो हम ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। पुट ए इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, एफ
प्लस एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से एफ बाई एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से एफ प्लस एफ इक्वल टू एफ माइनस एफ ए निकल के आया जीरो। जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया वो निकल के आया है जीरो। यहाँ हमने क्या कंसीडर किया था फॉरवर्ड, और रियल में इस पॉइंट पे हमारा कोई भी फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चार ऑप्शन देके तो कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे फंसाने की कोशिश करता है। देखा यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो आ गया, अगर निगेटिव आता तो मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया था उसके अपोजिट आता। अब अगला हमसे क्या पूछा है? अगला हमसे पूछा है इस पे अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। ए इक्वल टू क्या था? ए इक्वल टू आर अल्फा, और ए की वैल्यू आप कितनी आई है? एफ बाई एम, यही आई है ना, इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, एफ बाई एम आर। अब आपको इसमें मास का, रेडियस का कुछ भी वैल्यू दे के पूछे, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं? ये तो देखो, ये कोई भी डेरिवेशन नहीं है। काफी लोग इसको डेरिवेशन बोल के रट्टा मरवाते हैं, बट रट्टा मत मारिएगा, कुछ नहीं है। एकदम बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, तीन इक्वेशन बनेगी। एक आपका इस फोर्स के कारण जो लीनियर एक्सेलरेशन ए आ रहा है, ए फोर्स इंटू रेडियस का टार्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब टार्क प्रोड्यूस होगा, सेंटर के अबाउट ए बॉडी घूमेगी, और जैसे ही घूमेगी यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आने की कोशिश करेगा, जो या तो उसको सपोर्ट करेगा या उसको अपोज करेगा, लीनियर मोशन को। ठीक, इसके बाद टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अगर ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ए इक्वल टू आर अल्फा, और समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाना, सारे इक्वेशन को अरेंज करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। ये पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, ताकि यार पता तो चले कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चलो अब मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं एक स्पेयर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ये हमारा एक स्पेयर है, ठीक, जो ग्राउंड पर रखा हुआ है। अगर प्लेटफॉर्म भी दे, कॉन्सेप्ट आपको पता है, वेलोसिटी उसके रिलेटिव कैसे निकालते हैं वो सारा पता है, वहां से निकाल लेना। ठीक, ये हमारा एक स्पेयर है। स्पेयर वो भी बताना पड़ेगा ना, सॉलिड है कि हालो, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। एक सॉलिड स्पेयर है जिसका मास m है 5 kg, और इसकी रेडियस, अभी हम कुछ न्यूमेरिक डेटा ले लेते हैं। रेडियस r है 1 मीटर, ठीक। और इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक 10 न्यूटन का बल लगा के इसको खींचा जा रहा है। और एक केस है हमारा, सारा केस हो रहा है फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और आपसे पूछा जा रहा है अगर ये हमारा रोलिंग, देखो सारा प्रोसीजर सेम है, केवल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। आप इसको खुद से ट्राई करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अगर ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो आपसे पूछ रहा है लीनियर एक्सेलरेशन ए बता दो, फ्रिक्शन फोर्स एफ बता दो, और क्या पूछता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आपको ये सारी वैल्यू बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, और देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई, और उस अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, रख दे रहे हैं। इस पे एक 10 न्यूटन का बल लगा के खींचा जा रहा है, ठीक। अब इससे क्या क्या जनरेट होगा? अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो देखो जो ये फोर्स है, एक तो इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण लीनियर एक्सेलरेशन ए आएगा, ठीक। और जब ये 10 न्यूटन रेडियस से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, यहाँ पे एक टार्क प्रोड्यूस करेगा, और टार्क प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट पी के घूमने की कोशिश करेगा। किस एक्सेलरेशन से? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमने की कोशिश करेगा, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं। अगर हमारा नेगेटिव आएगा तो चेंज कर देंगे, ठीक। अब जो जो पी पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, एक हमारा एक्सेलरेशन एज इट ट्रांसफर होगा ए, और जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण लीनियर में कन्वर्ट करेंगे ए, रोटेशनल के कारण जो निकल के आएगा आर अल्फा, ठीक। समझ में आया कि नहीं क्या हो रहा है कैसे? अब आपसे जो जो पूछा है, देखो
जो पूछा है आराम से एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन को लेते हैं, फिर रोटेशन को। फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अगर मोशन एक कर रहा होता, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या होता था, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, एफ प्लस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए, सेम। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है 10 प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ, एम की वैल्यू 5, ए की वैल्यू है आपकी पूछा हुआ है। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ऐसे ही एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं फॉर रोटेशन को कंसीडर करके। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको और बता दूंगा क्या क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर रोटेशन। जब ये हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब टार्क जनरेट होगा, और टार्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको पता है स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड स्पेयर का 2/5। मैंने एक टेबल आपको दिया था, उसको याद करके रखना यार, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा आप इसका डिराइव करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। सॉलिड स्पेयर, सिलेंडर, हालो स्पेयर, रिंग, डिस्क, प्लेट, ये सब जितनी भी चीजें हैं सब याद करके रखो। अब चलो यहाँ पे टार्क की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा, एक फोर्स देगा 10 न्यूटन, 10 इंटू आर, आर की वैल्यू है 1, तो एक टार्क आपका आएगा 10 माइनस, डायरेक्शन अलग है ना, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और आपका फ्रिक्शन के कारण इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहाँ पे वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, एफ इंटू आर, एफ इंटू 1 इक्वल टू आई 2/5। एम की वैल्यू आपकी कितनी है 5 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको और सॉल्व करते हैं, 10 माइनस एफ इक्वल टू 5 से 5 कट गया, एक क्या निकल के आया 10 माइनस एफ इक्वल टू 2 अल्फा। हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। एक रोटेशन एक ट्रांसलेशन से आ गया। अब ये अगर हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर प्योर रोलिंग। अगर हमारा प्योर रोलिंग का केस है तो हमारा पी का एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, पी पॉइंट का ए पी इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी पूछेगा वी पी इक्वल टू 0। ठीक, अब चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए इक्वल टू हमारा निकल के आएगा आर अल्फा, आर की वैल्यू 1 है, ए इक्वल टू निकल के आया अल्फा। इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब तो क्वेश्चन हमारा एकदम इजी हो गया, कुछ नहीं करना है, बस सीधा ए की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन 1 में रखिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक, लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगले यहीं पे लिखता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 माइनस एफ इक्वल टू 2a। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 4। अब बस पहला इक्वेशन है 10 प्लस एफ, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस 4। फर्स्ट और 4 जब करोगे, फर्स्ट क्या है 10 प्लस एफ इक्वल टू 5 है, और जो अभी आया है यह है हमारा 10 माइनस एफ इक्वल टू 2a। इसको सॉल्व कर देते हैं, एफ से एफ कैंसिल, 10 10 20 इक्वल टू 7a। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकल के आ गई है 20/7, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कोई डाउट हो, कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। एग्जाम में यार इससे कॉम्प्लिकेटेड पूछते ही नहीं, आप जाके देख लेना। ठीक, अभी आगे आप चलो हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या है हमारा ए बाई आर। ठीक, ए की वैल्यू हमारा आई है 20/7, आर की वैल्यू है 1। जब इसको करेंगे 20/7, ये किसकी वैल्यू है अल्फा, अल्फा इक्वल टू 20/7। इसकी यूनिट क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन की, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अभी क्या नोन है, फ्रिक्शन फोर्स एफ। अब किसी में भी ए की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में आप ए की वैल्यू पुट करोगे 10 प्लस एफ
इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20/7। जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस एफ इक्वल टू 100/7, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 70 प्लस 7f इक्वल टू 100, और 100 में से 70 गए 30 आ जाएगा। एफ 7f इक्वल टू 30, यहाँ से f इक्वल टू निकालेंगे 30/7 न्यूटन। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया, हमसे 3 अननोन पूछा था और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में इसको निकालने में आपको 1 से 1.5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट पता रहेगा। इतना ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट होंगे, किसी को पूरा समझ में आता होगा, किसी को 2 से 3 बार में देखेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए मैं सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से उठाता हूँ ताकि आप देखो आपको समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन में कुछ भी दे यार, अगर आपको मानो सपोज क्वेश्चन दे रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, फोर्स या तो सेंटर पे लगा देगा, कभी क्या करेगा यहाँ पे फोर्स लगा देगा एफ की वैल्यू। अब आपसे कहीं भी लगाए फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर करके टार्क निकाल लेना, लीनियर एक्सेलरेशन ये तो आएगा ही आएगा, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम। केवल जो टार्क निकालोगे उसी की वैल्यू चेंज होगी। कभी कभी स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और ना दिया हो तो थीटा के टर्म में देगा। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। आप पी वाई क्यू लगाना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आप देखे होंगे कि अगर फिजिक्स यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नीट या जेई में भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिर से जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा देख लेना, सारे क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। इसलिए आप ट्रस्ट करके पूरा कंटेंट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।